हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका गंगा के पाठ एक, जिसमें एक महान कथाकार, कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा, ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, दो बैलों की कथा, इस कहानी में दो बैलों से संबंधित कथा कही गई है, शीर्षक से ही स्पष्ट होता है। उस कहानी को पढ़ने से पहले आखिर उस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं, इन सबको समझने से पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय के बारे में परिचित होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए ज्ञान के दृष्टिकोण से भी जरूरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। और दूसरी बात, ये एक ऐसे महान कथाकार हैं जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। तो इनके जीवन से यदि आप परिचित होंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलेगी। दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनका मूल नाम प्रेमचंद नहीं था, इनका मूल नाम धनपत राय था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी को इसमें भाग लो, तब ये अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए और अपने पूरे लेखन कार्य को उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और देशवासियों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपना लेखन कार्य समर्पित किया। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद जी ने कहानियां जो लिखी है, उनकी टोटल कहानी मानसरोवर में लिखी हुई है। मानसरोवर ये उनके कथा संग्रह का नाम है और मानसरोवर 8 भागों में बटे हुए हैं। 8 भागों में उनमें सेवा और साथ ही साथ इनके कुछ उपन्यास भी हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उनके उपन्यास के नाम हैं। और इन्होंने 300 से भी अधिक कहानी लिखी है, जो कि मानसरोवर में संकलित है। और मानसरोवर 8 भाग में बटे हुए हैं। 8 भाग में वो बटे हुए, जिसमें 300 कहानियां हैं। दोस्तों, इनकी कहानियों में आपको मुख्य रूप से किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित रचनाएं ही मिलेगी। दोस्तों, ऐसे महान कथाकार का निधन सन 1936 ईस्वी में हो गया और इन्होंने जो साहित्य की सेवा की, आज तक उनके स्थान की भरपाई कोई कर नहीं सकता है। और यह अनुमान भी लगाया जाता है कि जैसे महान कथाकार ये हुए हैं, शायद ही इनके जैसा कोई दूसरा हो पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में इनके द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, ये देख रहे हैं, दो बैलों का चित्र है और कथा है दो बैलों की कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी। आपको पता है, जानवरों में बैल है और दूसरा एक जानवर गधा है। तो गधा को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जानवर माना जाता है, बेवकूफ जानवर समझा जाता है। अगर हमें किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना हो कि तुम बड़े बेवकूफ हो, तो हम उसे गधा कहकर संबोधित कर देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन के कारण उसे निरापद सहिष्णुता की पदवी ये दे दी गई है? वो गधा क्या सच में मूर्ख होता है या बहुत ज्यादा सीधा होने के कारण उसे यह पदवी दी गई है? इस बात का निश्चय करना बहुत मुश्किल है। गाय सींग मारती है और ब्याही हुई जो गाय होती है, ब्याही हुई गाय मतलब जो गर्भवती होती है, वो तो अनायास ही, अनायास का मत होता है, अर्थ होता है अचानक से, वो तो अचानक से सिंहनी का भी रूप ले लेती है। जब गाय बच्चे को जन्म देने वाली होती है या उसके बच्चे का जन्म हो चुका होता है, उस समय यदि आप उसके बच्चे को छुएंगे तो वो एकदम सिंहनी का रूप ले लेगी, आपकी जान पर खतरा आ सकता है। कुत्ता भी बहुत ही गरीब जानवर माना जाता है। कुत्ते को भी आप ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा करते नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी उसे क्रोध आ जाता है। बहुत बार उसे भौंकते हुए सुना गया है। लेकिन गधे को कभी भी क्रोध करते किसी ने नहीं देखा। जितना चाहे उसे काम करा लीजिए, चाहे जितना चाहे उसे मारिए, जैसा भी हो, सड़ा गला जो हो उसके सामने खाने को दे दीजिए, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कोई असंतोष नहीं आता है। मतलब बहुत ज्यादा सीधा होने के कारण, जैसा दो वैसा एक्सेप्ट कर लेने के कारण
लोग उसे पूरी तरह से बेवकूफ समझते हैं। मतलब अपने हक के लिए लड़ना ये कितना जरूरी है, ये गधे को देखकर समझ में आता है कि जितना ज्यादा वो सीधा बन के रहता है, उसके मन, किसी के भी मन में उसके लिए सम्मान नहीं होता है। अच्छा, गधा क्रोध तो नहीं करता है, साथ ही साथ उसे किसी ने हंसते भी नहीं देखा। लेखक कहते हैं बैसाख मास में हमने सुना है कि एक आध बार वो कुलेल कर लेता है, मतलब खुशी से वो उछल लेता है, लेकिन हमने कभी भी उसे खुश भी होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी रूप से विषाद होता है, मतलब एकदम शांत वाला चेहरा। सुख दुख हानि लाभ कोई भी दशा बदले, उसे बदलते कोई नहीं देखता है, बस एक समान चेहरा बनाए रखता है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं, वो सारे गुण पराकाष्ठा रूप में, मतलब सबसे बड़े बड़े गुण वो सारे गधे के अंदर मौजूद है। और आदमी क्या कहता है, उस गधे को बेवकूफ कहता है। अब गधे को देखकर यह समझ में आता है कि मानव समाज में सद्गुणों का कितना बड़ा अनादर होता है। अगर सीधापन इस संसार में मूर्ख की पदवी देता है, तो फिर सीधापन उपयुक्त नहीं है। लेकिन वही देखिए आप भारतवासियों की, जो कि अफ्रीका देश में है, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में उसे तो घुसने तक नहीं दिया जाता है। वो बेचारे ना शराब पीते हैं, ना कभी भी पैसे को इधर उधर खर्च करते हैं, चार पैसे बचा कर रखते हैं। कभी मुसीबत वाली समय आ जाए, उसके लिए वो चार पैसे जोड़ कर रखते हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। कोई चार बात सुना दे उन लोगों को तो वो गम बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिर भी अफ्रीका में रहने वाले भारतवासी बदनाम है। वो जीवन में जो आदर्शवादी होता है, वो सब कुछ वो अपनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं देता है। तो अगर वो भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं, तो क्या होगा, तब वो सभ्य कहलाने लग जाएंगे। और जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। वो पहले भी बहुत शक्तिशाली देश था, और परमाणु बम के बाद तो उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, सभी देशों का। क्योंकि वो एक ऐसा देश, बाढ़ सबसे ज्यादा, भूकंप सबसे ज्यादा वहां आता है। वो एक ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम के हमले हुए हैं, बावजूद इसके वो किसी के सामने झुकता नहीं है। दिन रात प्रगति करने पर ध्यान देता है, और ना किसी को बर्दाश्त करता है, ना किसी के साथ बुरा करने पर वो ध्यान देता है। तो क्या है, वो एक सभ्य देश में, विकसित देशों में वो गिना जाता है। तो प्रेमचंद जी कहते हैं सीधा बनने से कोई लाभ नहीं है। ईंट का जवाब आप पत्थर से जब तक नहीं देंगे, कोई आपके साथ गलत करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब आप जब तक नहीं देंगे, तब तक आप सभ्य कहला नहीं सकते हैं। दोस्तों, हम लेकर कहानी की ओर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि गधे तो मूर्ख है, लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है। वो उससे थोड़ा कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग कर लेते हैं। बछिया के ताऊ कौन है, ये बैल है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा है कि बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, और कई रीतियों से वो अपना असंतोष प्रकट कर देता है। आप उसके साथ गधों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, जैसा तैसा उसे खाने को नहीं दे सकते हैं। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे। अब आ गए यहाँ पर कहानी स्टार्ट। इस कहानी का मुख्य पात्र है झूरी, जो कि बैल का मालिक है, और झूरी के पास दो बैल हैं। उन दो बैलों के नाम है, क्या क्या है, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के हैं। दोस्तों, बैल में क्वालिटी होती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी जाति के नाम रखे जाते हैं। तो पछाई जाति बैलों की ही एक कैटेगरी है। देखने में बड़े सुंदर थे, काम में चौकस थे, दिल में ऊंचे थे, मतलब उनका जो कल था वो ऊंचा था। और बहुत दिनों तक वो दोनों बैल उस झूरी के पास साथ रहते थे, बहुत दिनों से थे। इसलिए उनके अंदर भाईचारे वाला भाव भी आ गया था। मतलब वो दोनों एक दूसरे से वैसे प्यार करते थे जैसे एक भाई अपने भाई से प्यार करता है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा, जब इंसान मुंह से कुछ ना बोलकर मन ही मन अपनी बातों को एक दूसरे को प्रकट करता है, उसे मुख भाषा कहते हैं, मतलब मौन भाषा। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है, वो कैसे समझते हैं, यह तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जानवरों की बात तो जानवर ही समझे। लेकिन उसमें जरूर कोई ऐसी दैवी शक्ति थी, जो जीवों में श्रेष्ठता करने वाला जो मनुष्य है, कि हम जीवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे।
कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे और विग्रह के नाते से नहीं, केवल आनंद के नाते से, विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। दोस्ती तो घनिष्ठ थी, बावजूद इसके उन दोनों में धौल धप्पा होने लगता था, कभी वो एक दूसरे को उठाकर पटकने भी लगते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। मतलब यदि दोस्तों के बीच भी नोक झोंक ना हो तो दोस्ती में मजा नहीं आता है, वो रस नहीं होता है। इसलिए कभी कभी तकरार भी होना जरूरी है, क्योंकि जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसके साथ आप ज्यादा समय बिता नहीं सकते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, तो उस वक्त जितने भी बैल वहां थे, उन सब में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। और इन दोनों में ये दोनों बैलों में इतनी मित्रता थी कि ये दोनों जब हल के साथ बांधे जाते थे खेतों में जोतने के लिए, तो दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते हुए गर्दन हिला हिला कर काम करते थे। और दोनों की ये चेष्टा होती थी, दोनों की ये कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा भार मेरे कंधे पर हो। मतलब वो अपने दोस्तों को कम भार देना चाहते थे और खुद अपने कंधे पर ज्यादा भार लेना चाहते थे। और दोनों जब संध्या समय हल से खोले जाते थे, तो दोनों एक दूसरे को चाटकर चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा जब पड़ जाता था, तो दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ मुंह को उठाते थे। एक मुंह यदि उठा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। इतना ज्यादा उन दोनों के बीच में प्रेम का भाव था। लेकिन एक बार क्या घटना घटी, संयोग की बात है। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ होता है जोड़ा, मतलब दोनों ही बैल को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे। वो लोग समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। और अपना इस तरीके से बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा, ये कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक, मतलब क्या हुआ, झूरी का जो साला है, उनकी पत्नी का भाई, वो आया अपनी बहन के घर और वो बैलों को ले जाना चाहता था। अब झूरी कैसे मना करे, वो तो उनका साला है, तो दे दिया उनको। और अब उन बैलों को अच्छा लगा बुरा लगा ये कौन जानता है, लेकिन वो जो झूरी के साला है गया, उनको उन बैलों को अपने घर ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उनकी हालत खराब हो गई। पीछे से यदि उनको हाँकता तो दोनों जो बैल दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे की ओर खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते थे कि मुझे मारोगे तो मैं सिंग मार दूंगा। यदि ईश्वर ने उन सबको वाणी दी होती तो वो अपने मालिक झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी थी। अगर इतनी मेहनत से तुम्हारा काम नहीं चलता था तो और मेहनत हमसे करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारा को लेकर भी कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया हमने वो सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ में आखिर क्यों बेच दिया। लेकिन उस बेचारों के मुंह में आवाज नहीं था, इसलिए वो अपने मालिक से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे और केवल अपने अंदर के जो रोष को अपनी हरकतों से वो प्रकट कर रहे थे। संध्या समय हो गया और दोनों बैल जैसे तैसे अपने नए स्थान पर पहुंच गए। वो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब उन्हें नाद में लगाया गया तो उसमें से एक ने भी अपना मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वो घर उनसे छूट गया। और यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगते थे, मतलब अपरिचितों से लगते थे। उन्हें अब बिल्कुल यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। वो जो उनकी रस्सी थी, जो मुंह में बांधकर खुटे में बांधी गई थी, उसे कहते हैं पगहा। तो उसको जोर लगाकर उन लोगों ने तोड़ डाले और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान कोई लगा नहीं सकता था कि ये बैल उन्हें तोड़ देंगे। पर इन दोनों के अंदर इस समय दुगुनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में इन्होंने रस्सियां तोड़ डाली। उधर झूरी जब प्रातः काल सोकर उठे तो उन्होंने देखा दोनों बैल चरनी पर आकर खड़े हैं। मतलब अपने अपने जहां उनके खुटे लगे हुए थे वो जगह पर आकर वो खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, मतलब दोनों के गले में आधी आधी रस्सी लटकी हुई थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। जैसे कि वो बैल कह रहे हो
कि क्यों हमें बेचा, क्यों हमें वहां भेज दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने तुम्हारी सेवा में क्या कसर रखी थी, नहीं होता और काम करवा लेते, पर हमें क्यों भेजा। ऐसा स्नेह से भरा हुआ गुस्सा बैल की आंखों में दिखाई दे रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के सभी जो आसपास के लड़के थे वो सभी जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब अभूतपूर्व मतलब का अर्थ होता है यह पहले घटी हुई कोई घटना नहीं थी। मतलब यह घटना पहली नहीं थी, इससे पहले भी घटना हुई थी। और दोस्तों, जो जानवर को आप अपने घर रखेंगे, यदि आप उन्हें दूसरों के घर भेजते हैं, वो आसानी से नहीं जाना चाहेगा। आप उन्हें बहुत लाड प्यार देंगे, उन्हें अपने घर अपना बनाकर रखेंगे, वो आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप उन्हें खाने में जो भी दें। अगर दूसरा कोई उसे ले जाता है तो वो भाग भाग कर आपके घर आएंगे। ये जानवरों का स्वभाव होता है। इसलिए यह कहा गया कि यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। मतलब उस गांव में जितने भी जानवर यहाँ से गए थे वो वापस लौट लौट कर उस दरवाजे पर आते थे। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मतलब इनको सम्मानित करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, और देखते देखते उनका नाद भर गया और वो दोनों बैल अच्छे से खाने लग गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से बोलो, दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी में भी साहस ना हुआ। सभी मजे से बैलों का आनंद ले रहे थे और बैल मगन से खा रहे थे। लेकिन झूरी की पत्नी जब बैलों को द्वार पर देखी तो वो जल उठी। वो गुस्से से उसके दांत खींच गए और वो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों का यह आक्षेप सुन न सके। अपने बैलों पर इस तरह का आरोप वो झूरी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जवाब दिया, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने भी रौब दिखाकर कहा, हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने और चिढ़ाया अपनी पत्नी को, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसा बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, यदि उन्हें खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों बैल ठहरे कामचोर और भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी तादाद कर दी गई थी कि बैलों को सिर्फ खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, कोई चिकनाहट नहीं, कोई रस नहीं। आखिर वो क्या खाए बेचारा बैल। दोनों बैल बेचारे आशा भरी नजरों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मजदूर कहते हैं, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला, झूरी कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अब देखो यहाँ पर एक दूसरी घटना क्या घटी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। दोस्तों, हीरा थोड़ा ज्यादा सहनशील था और मोती गर्म मिजाज का था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद्र जी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे, और उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो समाज को जागरूक करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को अ, उसके प्रति भी जागरूक करने के लिए लिखी गई कहानियां हैं। यहाँ पर जो दो बैल हैं, हीरा और मोती, इसमें मोती गर्म मिजाजी है और हीरा नरम स्वभाव का है, सहनशील है। हीरा और मोती गरम दल और नरम दल के प्रतीक हैं। हमारे देश को आजाद कराने में दो दल बटे हुए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल में वैसे वैसे हमारे आते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो कि जिनका खून में पूरी गर्मी थी। एक मारोगे तो चार थप्पड़ पलट कर देंगे। वो लोग लड़कर देश को आजाद कराना चाहते थे। और दूसरी तरफ था नरम दल, जिसमें गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे हमारे महापुरुष वाले नेता लोग थे, जो कि शांत स्वभाव बनाकर अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश की आजादी करवाना चाहते थे। तो इस कहानी में मोती और हीरा, ये दोनों ही गरम दल और नरम दल के प्रतीक हैं।
इस चीज का आप याद रखेंगे। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दो बैलों की कथा में हीरा मोती किसके प्रतीक है। ठीक है, तो हीरा था ज्यादा सहनशील, उसने इस चीज को संभाला, उसने मोती को रोका कि गाड़ी को खाई में मत गिरा। संध्या समय हुई, वो दोनों घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, मतलब उसे मारा पीटा गया और फिर वही सूखा भूसा उसकी नाद में डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को, और उसके पास पहले से अपने भी दो बैल थे, अपने दोनों बैलों को उसने खली चुनी सब कुछ अच्छे से दिया, लेकिन इन दोनों के सामने बस सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी तो उन्हें कभी फूल की छड़ी से छूता तक नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी मिला ये सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक न उठाई, मतलब वो भूखे वहां पर चुपचाप खड़े रहे। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को फिर से हल में जोता और इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की पूरी तरह से कसम खा ली थी। वह गया उन लोगों को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब जोर से डंडा मारा तो मोती को गुस्सा खूब बहुत ज्यादा आ गया। वो गुस्से में काबू से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो उन दोनों को पकड़ने में आना ही मुश्किल हो जाता। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना अब व्यर्थ है, हम लोग पकड़ा चुके हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की अब की बड़ी मार पड़ेगी, हम लोग फिर से पकड़ा गए हैं, भागने की कोशिश किए हैं। पढ़ने दो। मोती कहता है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, लेकिन इस आदमी की मनमानी नहीं चलने देंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा है मैं इन लोगों को। लाठी लेके आ रहा है, बताता हूं उसे। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती कहता, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को तो गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यह बात हीरा कहता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती पक्का उसको पलट देता। उसके तेवर देख के गया समझ गया था कि इस वक्त इस मामले को टाल देना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो जरूर ये लोग हम पर भी हमला कर देंगे। और ये आज दोनों के सामने फिर घर ले जाकर दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे और उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटी लेकर बाहर निकली और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। दोस्तों, उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, ये तो नाद भरकर खाने वाले जानवर हैं, लेकिन वो प्यार से भरी हुई वो रोटी खाकर इनके हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी कोई सज्जन वास करता है, इनका उन्हें विश्वास हुआ। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बड़ी मारती थी, इसलिए उसके मन में इन बैलों के प्रति एक आत्मीयता का भाव था। वो इसके दर्द को समझ पा रही थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडा खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते थे। फिर रात को वही बालिका उन्हें आकर दो रोटियां उनके मुंह में डाल देती थी, खिला जाती थी। प्रेम क्या, जो ये प्रसाद उन दोनों को मिलता था, इसके फायदे यह होते थे कि वो रोज दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं होते। कहा जाता है प्रेम में बहुत शक्ति होती है। ये प्रेम से भरा हुआ एक रोटी उनके लिए जीवन दायिनी था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि कहीं मौका मिले तो मैं इन दया को उठाकर पटक दूं। बहुत विद्रोह, बहुत गुस्सा भरा हुआ था इनकी आंखों में। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता है हीरा, क्या करना चाहते हो? यह प्रश्न हीरा पूछते हैं। तो मोती कहता है, एकांत को सिंहों से उठाकर फेंक दूंगा। तब हीरा कहता है, लेकिन तुम जानते हो कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर किसी को उठाकर पटक दोगे, इस घर के मालिक को तुम उठाकर पटक दोगे, वो मर जाएगा, ये बेचारी बच्ची तो अनाथ हो जाएगी। तो मोती कहता है, तो एक काम करता हूँ, मालकिन को फेंक देता हूँ। ये बच्ची जो थी वो गया की बेटी थी और गया की एक पहली पत्नी की बच्ची थी और उसकी माँ मर गई थी, उसने दूसरी शादी की थी।
उसकी जो सौतेली माँ थी वो इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बहुत परेशान करती थी। तो मोती कहता है एक काम करता हूँ, मालकिन को ही उठाकर फेंक देता हूँ। वो बड़ी उस लड़की को मारती है। लेकिन हीरा कहता है लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना अच्छा नहीं, यह बात तुम भूल जाते हो। अब मोती को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो, बताओ कैसे निकलना है, तुड़ाकर भाग चले। हीरा कहता है हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। फिर मोती एक उपाय सोचता है कि पहले रस्सी को थोड़ा चबा चबा कर उसको पतला कर देते हैं और फिर उससे एक झटके से उसे तोड़ डालते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों बैल रस्सियों को चबाने लगे और मोटी रस्सी इतनी मोटी थी कि वो उसके मुंह के अंदर ही नहीं जाती थी, तो बेचारा चबाए कैसे। बेचारा बार बार जोर लगा लगा कर रह जाते थे। सहसा क्या हुआ, मतलब अचानक से क्या हुआ, घर का दरवाजा खुला और वो लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। हाथ चाटना प्रेम करने का तरीका है। उसने उनके माथे को सहलाया, लड़की ने उन दोनों बैलों के माथे को सहलाया और बोलती है कि रुको, मैं तुम दोनों को खोल दे, चुपके से तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सबकी सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। दोस्तों, गाय बैलों के नाकों के बीच से रस्सी डाली जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा शरारती जो गाय भैंस या बैल होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, उनको वो बहुत कष्ट देता है जिसके कारण वो सीधे हो जाते हैं। तो जब कोई बैल बहुत ज्यादा बदमाशी करे तो उनके घर का जो मालिक होता है वो उनके नाकों के बीच से रस्सी डाल देता है, जिसे कहते हैं नथ डाल देना। ये बच्ची कह रही है कि ये दोनों बैल बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो घर में चर्चा हो रही है इनके नाकों में नथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिए, मतलब उसने वो रस्सी उसका खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा कि अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। और उसी समय क्या हुआ, अचानक से बालिका चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, और वे दोनों बैल जैसे ही बच्ची की आवाज को सुने बस वो भाग गए। गया ने पीछा किया और वो बैल भी काफी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया गांव वालों को, पकड़ो पकड़ो इसे। फिर गांव के कुछ आदमी भी साथ में लेके निकले, वो भी बहुत तेज दौड़ा, लेकिन गांव के लोगों को साथ लेकर जब तक वो दौड़ने पर थे, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं रखा कि किस मार्ग में जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न। नए नए गांव मिलने लगे, मतलब ये बैल जल्दबाजी में जो भागे ये रास्ता भटक गए। और तब ये दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, हम तो दूसरे दूसरे रास्ते चले आए हैं, हम तो भटक गए पूरी तरह से। अब हीरा कहता है कि अरे दोस्त, लगता है हम लोग राह भूल गए, रास्ते भूल चुके हैं, गलत रास्ते में चले आए। मोती कहता है तुम तो बेतहाशा भागे, अरे उसे वहीं मार गिराना था, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा कहता है कि हम यदि उसे मार गिराएंगे ये दुनिया क्या कहेगी कि जानवर ने मनुष्य को मार दिया। मनुष्य का धर्म है कि वो हम जानवरों की रक्षा करें, लेकिन वो यदि अपना धर्म छोड़ देते हैं तो क्या हम भी अपना धर्म छोड़ दें। अब मोती चुप हो गया बेचारा, क्या करे इस अहिंसा के पुजारी को। दोनों बैल भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिरा। तब हीरा को भी क्रोध आ गया, वो संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि अब खेल खेल में ही झगड़ा हो गया, तो वो क्या किया, खुद ही किनारा हट गया, उसने समझौता कर दिया। उसी समय क्या हुआ, ये बैलों ने देखा कि अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। मतलब सांड तो झूमता चला आता है, वो तो बस सामने जो हो उसके ऊपर वार करने वाले मूड हर समय वो बनाए रखता है। हाँ सांड ही है, बस सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना
मतलब जान से हाथ धोना। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं, क्योंकि अगर हम भागे भी तो भी वो हमारा पीछा करके हम पर वार करेगा। इन्हीं की तरफ आ रहा है। इतना भयंकर सूरत है इसका। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी क्या, कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनती तो ये सुनेगा नहीं। भाग क्यों ना चले? मोती कहता है, काम करते हैं, भाग जाते हो। हीरा कहता है, भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती कहता है, तो फिर तुम यही मर जाओ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हीरा कहता है, और जो दौड़ाए। मोती कहता है, तब फिर उपाय सोच लेंगे, अभी तो कम से कम भागना ही ऑप्शन है, भाग जाते हैं। उपाय यही है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। हीरा ने उपाय सोचा, एक उपाय करते हैं, इसके ऊपर हम दोनों एक साथ चोट करते हैं। मैं इसे आगे से रगेड़ता हूँ और तुम उसे पीछे से रगेड़ो। मतलब मैं उस पर आगे से वार करूंगा, तुम उस पर पीछे से वार करना। दोहरी मार इस पर जब पड़ेगी तो ये खुद ब खुद भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तो तुम उसे पीछे से ठोक देना, और जब यदि वो तुम पर हमला करे तो मैं उस पर वार कर दूंगा। जान जोखिम में है, दूसरा कोई उपाय मिल नहीं रहा है, फिलहाल यही उपाय हम लोग कर सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर बस लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक कर दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर ना देते थे। एक बार सांड छल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुका दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में, उसे तो जीत की अब नशा चढ़ गई, और जीत के नशे में, विजय के नशे में झूमते हुए चलने लगे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। मोती कहता है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो। मोती कहता है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचते। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास वो खाया ही था कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, वो निकल सकता था। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके जो खुर थे वो कीचड़ में धंस भी चुके थे, इसलिए वो भाग नहीं सका और पकड़ा गया। हीरा ने जब देखा कि संगी संकट में है तो वो खुद ही लौट गया, और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, निकलेंगे तो दोनों निकलेंगे, ये सोचकर हीरा ने खुद ही अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोस्तों, कांजी हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। आवारा पशु मतलब जो पशु किसी का है, किसका है, उसका मालिक कौन है ये पता नहीं चलता है, और वो पशु अकारण दूसरों के खेत को नष्ट करते हैं, किसी के इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं, तो ऐसे पशुओं को आवारा पशु कहा जाता है। तो ऐसे आवारा पशुओं को कांजी हाउस में बंद करके रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा, मतलब ऐसी मुसीबत पहली बार पड़ी। सारा दिन बीत गया और खाने को उनको एक तिनका तक नहीं दिया गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ और एक बात, कांजी हाउस में क्या क्या थी, कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं, मतलब किसी के सामने कोई खाना नहीं दिया गया था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई तो चारा लेकर आए, कोई तो हम लोग के लिए खाना लेके आए, लेकिन कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू किया, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती,
मोती तो सिर लटकाए हुए जवाब देता है, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, हीरा कहता है। यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। तब हीरा और मोती दोनों मिलकर फैसला करते हैं। हीरा कहते हैं, आओ दीवार तोड़ डालें। मोती कहता है, मुझसे अब कुछ भी नहीं होगा। तब हीरा कहते हैं, अच्छा इसी बूते तुम अकड़ते थे, सारी अकड़ तुम्हारी निकल गई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपनी नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा उस पर, तो मिट्टी की एक चिपट निकल गई। मतलब ऊपर से जो मिट्टी के लेप थे वो निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोट, और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला था, और हीरा का ये उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रस्सी दिए और मोटी मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने वहीं पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई और क्या मिला तुम्हें बताओ। हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, जितना मेरे अंदर ताकत था उतना तो मैंने जोर लगा दिया खुद को बचाने के लिए। मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तब हीरा कहता है, जोर तो मैं मारता ही जाऊंगा, चाहे मुझ पर कितने ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा तो पड़ेगा। मोती कहता है कि ऐसे हरकत मत करो, सच में तुम्हें जान से हाथ धोने पड़ेंगे। हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, ऐसे भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार यदि टूट जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हालत रहा तो सभी मर जाएंगे। मोती कहता है, हाँ यह बात तो तुम सही कहते हो। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। मो, अब मोती ने भी उस दीवार में उसी जगह पर सिंग मारना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इतनी जोर जोर से मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से वो लड़ रहा हो। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ को गिरा दिया। उसने दुगनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार फिर गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वो सभी चौकन्ने हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट, सबसे पहले तीनों घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां भागी, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधा वो अभी भी वही ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने उससे पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो यहाँ से। एक गधे ने कहा, जी नहीं, फिर पकड़ लिए जाए तो हीरा कहता, तो क्या हालत है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो तुम भागो यहाँ से। गधा कहता है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हमें नहीं जाना है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे कि नहीं भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती के आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं और आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, ये सभी लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोलता है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो सकता, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गए, ये सब भी तो हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को भी सिंग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला, और तब वो अपने बंधु के पास मतलब हीरा के पास आकर बैठ गया और बैठे बैठे ही सो गया। जब सुबह हुई तो मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, यह तो लेखक ने लिखा नहीं है, और इन्होंने कहा कि यह आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी मोटी रस्सी से पूरी तरह से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने एक चारे का एक तिनका तक उसके सामने नहीं डाला। हाँ, एक एक बार उनको दिन भर में पानी दिखा दिया जाता था और बस यही उनके जीवन का आधार था। दोनों बेचारे इतने दुर्बल हो गए थे कि अब उनसे उठा तक नहीं जाता था। उनकी जो ठठरियां थी, उनकी जो हड्डियां थी, वो निकल चुकी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां पर 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र को वहां से निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी।
लोग आ आकर उनके बैलों की उन बैलों की सूरत देखते थे और मन को फिका करके चले जाते थे। सभी सोचते थे मन में कि ऐसे मृतक बैल को कौन खरीदेगा। मतलब वहां पर बैलों की नीलामी होना शुरू हो चुका था और लोगों को बैलों की बोली लगाने के लिए कहा गया था कि लोग आकर बैलों की पहले सूरत देखते थे, फिर वो अपना मन फिका करके चले जाते थे, क्योंकि इतनी ये लोग मरियल टाइप के दिख रहे थे, इतने कमजोर दिख रहे थे, कैसे बैलों को खरीदेगा कौन। अचानक से एक डढ़ियल आदमी, मतलब उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसकी आंखें एकदम लाल थी, उसकी जो चेहरे की मुद्रा थी वो इतनी कठोर थी कि लग रहा था देख के जैसे बहुत क्रूर इंसान है। वो आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगे। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उनको मन ही मन हो गया कि ये बहुत भयानक इंसान है। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। मतलब वो कसाई था जो जानवरों का व्यापार करता था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, और भीत नेत्रों मतलब डरे हुए नेत्रों से, और सिर झुका लिया कि अब हम दोनों गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। कि गया के घर से हम लोग बेकार भागे, अब हम लोग की जान नहीं बचने वाली है। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब वो हमें नहीं बचाएंगे। उनका कहना था कि मोती का कहना था कि अभी भी मन में विश्वास रखो, कहीं ना कहीं भगवान फिर से एक बार लड़की के रूप में आए हमारी मदद करने के लिए, फिर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने वो जरूर आएंगे। हीरा कहता है यह आदमी छुरी चलाएगा, तुम देख लेना। मोती कहता है तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव, उनका जो बेचारे दोनों बैलों का पांव तक नहीं उठ रहा था। वो भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि यदि वो जरा सा भी चाल धीमी करते थे तो वो डड़ियल आदमी जोर से डंडा उनके शरीर पर जमा देता था। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे पहाड़ में हरी हरी घास चरता हुआ नजर आ रहा था। गाय बैलों का एक पूरा समूह हरी हरी घासों को खाते हुए नजर आ रहा था, और सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे। चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका। पर वो दोनों बैल सोचते थे कि ये कितने स्वार्थी हैं सब के सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। दोस्तों ये जो आपका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने यह बताया है कि जब अंग्रेजों के राज में भारतीयों में कुछ भारतीय ऐसे थे जिनको अंग्रेज गुलामी बनाकर गुलामों की तरह बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रहे थे, जेल में डाल दे रहे थे, उनको जमींदार के थ्रू परेशान करवा रहे थे। तो उनकी हालत इस समय जो ये बैलों की हालत है, ठीक ऐसी ही हालत उनकी भी थी। और दूसरी तरफ कुछ भारतीय थे जो कि उस समय भी सुखी जीवन जी रहे थे। तो प्रेमचंद ने यहाँ पर इन बैलों के माध्यम से भारतीयों के दो भाग बने हुए, जो एक वर्ग जो कि बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, और दूसरा वर्ग जो फिर भी सुखी जीवन जी रहा था, उन सबको बताया कि अरे हम लोग अलग नहीं है, हम सब भाई हैं, सभी भारतीय हैं, सभी एक देश के वासी हैं। अगर हमारे कोई भाई परेशान है तो तुम कैसे सुखी जीवन जी पा रहे हो, तुम कैसे हंस पा रहे हो, तुम जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम उनकी मदद करो। ये उन्होंने एक जानवर के माध्यम से बताया कि जानवर भी अपने दूसरे जानवरों की मदद करते हैं। एक जानवर को दुखी देखकर दूसरा जानवर को कह रहे हैं कि तुम लोगों को दुखी देखकर तुम कैसे सुखी रह रहे हो। तो यहाँ पर हम भारतीय तो इंसान है, अगर कोई जेल में है, स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहकर परेशान हो रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी है, उनके लिए हमें लड़ना है, ना कि हमें घर बैठकर चैन सुकून से सोना है और आनंद लेना है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अचानक से क्या हुआ इनको, उन दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वो किसी परिचित राह में गुजर रहे हैं। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें लेकर गया था, वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई। आह,
यह लो, अरे अपना ही हार आ गया। मतलब उनको वो जो झूरी का वो जो गांव था, वो गांव उनको नजर आया, अपना हार उनको नजर आया। अरे अ, इसी कुएं पर तो हम कूद चलाने आया करते थे, ये यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब हमारा घर तो पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, भगवान ने हमारी मदद कर दी। मोती कहता है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा कहता है, ये जाने देगा? मोती कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा कहता है, नहीं नहीं, दौड़कर अपने स्थान पर चलो, वहां से हम आगे जाएंगे ही नहीं। दोनों उन्मत्त होकर, दोनों बेचैन होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए बस घर की तरफ दौड़ गए। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और वहीं आकर खड़े हो गए। डरियल भी आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ चला कि ये दोनों बैल कहाँ भाग रहे हैं। चूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही वो दौड़ा और बारी बारी से उनको अपने गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दूसरा उसके साथ चिपका हुआ था। डरियल ने जाकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। डरियल व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। झूरी कहता है, मैं समझता हूँ तुम चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। वो डरियल व्यक्ति कहता है, मैं जाकर तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मतलब रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तब झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं और इसके सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। डरियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसी वक्त मोती ने स्टिंग चलाया। डरियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया। डरियल व्यक्ति भागा। मोती पीछे उसके दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा डरियल रास्ता देख रहा था। डरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंस रहे थे। जब डरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार न बैठो। मोती कहता, अगर वो मुझे एक बार और पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे ना छोड़ता। हीरा कहता, अब वो नहीं आएगा। मोती कहता, आएगा तो उसकी दूर से ही खबर ले लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। हीरा कहता है, यदि गोली मरवा दिया हम लोग को तो? तब मोती कहता है, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं, इसलिए कि हम इतने गधे हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में और थोड़ी सी देर में ही उनके नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर गया। दोनों मित्र लगे खाने। चूरी खड़ा खड़ा दोनों को सहला रहा था और वहां पर बीसों लड़के खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में एक उल्लास का माहौल, खुशी का माहौल छाया हुआ था। उसी समय मालकिन भी आई, जो कि झूरी की पत्नी थी, जिन्होंने की पहले गुस्से से बैलों को भगा दिया था। वो भी दौड़ कर आई और दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। क्यों चूमा? क्योंकि उनके मन में भी बैलों के प्रति प्रेम था। और वो गया के घर से भाग गया है और कहाँ खो गया है, किसने उसे बांध लिया, ये खबर जब इन लोगों को मिली थी तब वो बहुत चिंतित थी, ताकि बैल कहाँ भागे। और वो मन ही मन मना भी रही थी कि हमारे बैल वापस आ जाए। और जब अब बैल वापस आ गए तो वो भी बहुत खुश थी, इसलिए वो दौड़ कर आई और दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी आज की, दो बैलों की कथा, जिनके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर सुनिएगा, ताकि आपको ये पूरी कहानी याद हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को प्रेमचंद जी ने तब लिखा था जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और उन्होंने हमारे देश में 2 तरह के स्वतंत्रता सेनानी, गरम दल और नरम दल, इनको इन 2 बैलों के माध्यम से दिखाया है। लेकिन गरम दल और नरम दल दोनों के लड़ने का तरीका अलग जरूर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था कि अपने देश को स्वतंत्र कराना है, अपने देशवासियों के दुख को दूर करना है। वो इन दोनों बैलों के माध्यम से दिखाया है। दोस्तों, इन बैलों के माध्यम से हम इस चीज को सीख के रूप में ले सकते हैं कि कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उन्हें प्यार देंगे, उनसे भी आपको बदले में प्यार ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। अगली वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से संबंधित। बहुत जल्द मैं इसका वीडियो आप लोग को दूंगी और आप लोगों के कोर्स में जितने भी चैप्टर हैं सबके वीडियो और उनके प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज देख लें ताकि आपकी हिंदी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपको अधिक से अधिक नंबर आए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।